इस एपिसोड में हम डिस्कस करेंगे और आप लोगों ने अगर कोई आप लोगों के जहन में क्वेश्चन आया ना तो बीच में बेशक ठोक दीजिएगा, ठीक है? कि हमारी सेंसेस कैसे इवॉल्व हुई और उसमें एक बहुत बड़ा हाथ है हमारी लैंग्वेज का। ये लैंग्वेज कब शुरू हुई, कहाँ पे शुरू हुई? तो जैसे ही शुरू में आपको बताया था, मैं पिछली एपिसोड में दिखाया है कि जब ऑब्लिगेट बाइपीडलिज्म यानी एक्सक्लूसिव बाइपीडलिज्म की वजह से हमने टूल्स बनाना शुरू किए, हमारे हाथ फ्री हो गए, हमने रनिंग शुरू कर दी, हमारे जो शोल्डर्स हैं, इलोंगेटेड नेक है और फरलेस स्किन जो आपको बताया पिछले एपिसोड में जो कि किस तरह जो आपके ग्लैंड्स हैं, स्वेट ग्लैंड्स हैं, उनका क्या डिफरेंस है। इसी वजह से आपकी बगलों में और यहाँ वहाँ जो सर पे जो बाल होते हैं वहां पे स्वेट ग्लैंड्स डिफरेंट होते हैं, बाकी जगहों पे डिफरेंट है बिकॉज इट्स बेनिफिशियल, क्योंकि हमने लॉन्ग डिस्टेंस रनिंग करनी है। और यही वजह है कि हम इंसान जो है सबसे बेहतर अक्रॉस द एनिमल स्पीशीज, द बेस्ट लॉन्ग डिस्टेंस रनर। तो एनीवे, तो ये सारी चीजें जो है इनकी वजह से हम एक स्पेशलिस्ट किस्म के हंटिंग मशीन बन गए। ये जो फीचर्स हैं ये होमो हैबिलस में भी होंगे, लेकिन बाय होमो इरगैस्टर स्टेज तक, या होमो इरेक्टस और होमो इरगैस्टर जो स्टेज है, जो फर्स्ट टॉल ह्यूमन जिन्हें कहा जाता है, यानी अपराइट और जो 5.5 फुट इनका कद होता था। हैंड जेस्चर्स की बात की, हैंड जेस्चर्स शाउटिंग आर द ओल्डेस्ट फॉर्म ऑफ रूडिमेंटरी कम्युनिकेशन। यानी जो हैंड जेस्चर से हम लोगों को रोकते हैं, रुक जाओ, इधर आ जाओ, पपियां कई लड़के बच्चे भेज रहे होते हैं कॉलेजों के सामने, स्कूल में पीछे बैठ के जो शरारती बच्चे होते हैं, तो ये हैंड जेस्चर जो है ये भी हमारी कम्युनिकेशन का एक तरीका है। और हम यही कम्युनिकेशन हम एप्स में भी देखते हैं, शाउटिंग है। यानी अगर आप वर्ड्स फॉर्म नहीं करते तो आप शाउट करते हैं, वो देखो सांप आ रहा है, बस आ रही है, वो ट्रक आ रहा है। अगर आप यूक्रेन में हैं तो आप कहेंगे वो देखो बम आ रहा है। So between 1.5 million years ago, some species of hyenas, saber-toothed tigers, and other large African carnivorous predators disappeared. अब ये बड़ा जबरदस्त कोरिलेशन है। कोरिलेशन इज नॉट काजेशन। ये हम जहां पे भी देखते हैं, मेगा फौना जो है अमेरिकाज में 10,000 साल पहले खत्म हो गई, ऑस्ट्रेलिया में 50 से 60,000 साल पहले खत्म हो गई, और एक और मेगा फौना अफ्रीका में खत्म हुई 2 to 1.5 मिलियन ईयर्स अगो। अब इसकी क्या वजह? अब पेलियोंटोलॉजिस्ट हैं ये लार्स वर्ल्डेलिन और मार्गरेट लुइस, ये कहते हैं कि जो स्टोन टूल्स जब आए, जो हमने आपको दिखाया था लोमैक्वियन टूल्स, वो तो ऑस्ट्रेलोपिथेसीन के थे, लेकिन जो होमोस के जो थे, जो जीनस होमो के जो स्टोन टूल्स हैं, वो ज्यादा शार्प है, ज्यादा इफेक्टिव है। एज अ प्रोजेक्टाइल यूज करते हैं। जो शोल्डर का जो आपको बताया, ये भी हमारे जो शोल्डर्स हैं, फॉर एग्जांपल चिंपैंजीज और गोरिल्लाज में आपने देखा होगा, वो पत्थर तो फेंकते हैं लेकिन वो शुएब अख्तर की तरह बॉल नहीं करा सकते, क्योंकि ये हमारी जो शोल्डर की जो पूरी पिवट है, ये हमें यूनिक है और किसी में नहीं है, जिससे हमें ये मिलता है कि हम डिस्टेंस से चीजों को प्रोजेक्टाइल फेंक सकते हैं। एनीवे, तो ये इन पेलियोंटोलॉजिस्ट की निस्बत कि या इसी वक्त स्टोन टूल्स इवॉल्व हो रहे थे, जिसकी वजह से इन्होंने जो प्रे आइटम्स था, जो गेम थी इन बड़े प्रेडेटर्स की, वो इन्होंने खा ली, तो जिसकी वजह से कंपटीशन बढ़ता है और उसकी वजह से वो एक्सटिंक्ट हो सकते हैं। तो ये एक कोरिलेशन बनता है। डैन लीबरमैन और डेनिस ब्रैम्बल ने 2004 के पेपर में कहा कि इंड्योरेंस रनिंग इज अ स्पेशल फीचर ऑफ द जीनस होमो। एक ट्राइब सैन है साउथ अफ्रीका में, वो लॉन्ग डिस्टेंस रन करते हैं एंटेलोप्स को, और आपने मैसाई का भी सुना होगा, जो मैसाई ट्राइब है, उसी तरह सैन ट्राइब है, कि वो एंटेलोप्स को चेस करते हैं और उनको इतना भागते भागते चेस करते रहते हैं कि वो एकदम एग्जॉस्शन की पॉइंट तक चले जाते हैं। मोस्ट लार्ज प्रेडेटर्स अवॉइड हंटिंग ड्यूरिंग द डे, लेकिन इंसान जो है, जो होमोस हैं, वो दिन में भी हंट करते हैं। शेर वगैरह जो होते हैं आप देखेंगे, वो रात को हंट मोस्टली करते हैं। 90% उनके हंट्स जो होते हैं वो रात को होते हैं, अनलेस कोई भूला भड़का शेर की उसमें डैन के उसके प्राइड के अंदर वॉक करता हुआ घुस जाए तो वो फिर पकड़ लेंगे आपको, वरना वो दिन को नहीं भागते। एंड मेक सेंस। लेकिन जैसे मैंने आपको बताया, हमारे स्वेट ग्लैंड्स की वजह से हमने अपनी फर खो दी है, उसकी वजह से हम ज्यादा इफेक्टिव रनिंग मशीन है। हमारा टेम्परेचर रेगुलेटरी सिस्टम जो है वो ज्यादा बेहतर है, थैंक्स टू आवर शोल्डर्स। नो अदर एनिमल कैन, यार ये तो पहले ही मैंने बातें कर दी सारी। Paleoanthropologists believe that these abilities evolved gradually as early humans and pre-humans were not hunters, but instead opportunistic scavengers and foragers. और ये आहिस्ता आहिस्ता बनी है, क्योंकि अगर हम
होमो से पहले जाते हैं ऑस्ट्रेलोपिथेसीन के पास, या उससे पहले जाते हैं आर्डिपिथेसीन के पास, तो वो फॉरेजर्स थे, वो दरख्त से उतरते थे, कहीं चढ़ जाते थे, और उससे पहले जाते हैं सहेलियांथ्रोपस के पास, तो वो दरख्त से उतरते थे, चढ़ जाते थे, फिर फॉरेज करते थे, फिर ऊपर भाग जाते थे। आर्डिपिथेसीन और फिर ऑस्ट्रेलोपिथेसीन, ऑस्ट्रेलोपिथेसीन जो है वो ऑब्लिगेट बाइपीडल ही है, यानी वो सिर्फ दो पैरों पर ही चल सकता था, लेकिन आर्डिपिथेसीन जो था वो दोनों पैरों से भी चल सकता था, और उसके आपको याद है पैर का भी अपोजेबल थंब मैंने दिखाया था आपको। तो ये आहिस्ता आहिस्ता स्कैवेंजर से, फॉरेजर से हम हंटर की तरफ आते रहे, और इसकी वजह ट्रॉपिकल एनवायरनमेंट जो है, आपको तकरीबन 70% जो आपकी डाइटरी रिक्वायरमेंट्स होती हैं वो फॉरेजिंग से आपको मिल जाती हैं। इससे साइंटिस्ट ने इन्फर किया है कि इमर्जेंस ऑफ ऑब्लिगेट बाइपीडलिज्म हंटिंग एबिलिटीज आल्सो इमर्ज्ड। क्योंकि अगर हम सिर्फ दो पैरों पे ना उतरते, यानी चारों पैरों पे चलते रहते, फॉरेज करते रहते, तो 70% तो हमें वहीं से मिल जाना था। तो हमें ये जो बाइपीडलिज्म जो आई है, जिस जिस भी वजह से आई है, तो उसकी अब थ्योरीज हमने पहले डिस्कस की थी कि हाइपोथेसिस क्या-क्या है, ग्रेट रिफ्ट वैली वगैरह। लेकिन उससे हमारी हंटिंग एबिलिटीज जरूर इमर्ज हुई हैं, क्योंकि उससे पहले हंटिंग एबिलिटीज उस तरह की नहीं थी जैसी आप। All of this was ready by Homo erectus stage, the first human with similar bodily proportions as us। यानी इससे पहले जो थे उनके हाथ ज्यादा, बाजुएं लंबी होती थी टांगों की निस्बत, लेकिन ये होमो erectus को हमारा सबसे बेस्ट प्रोपोर्शन माना जाता। 2005 में साइंटिस्ट फाउंड 1.5 मिलियन ईयर ओल्ड होमो erectus footprints that were morphologically closer to us than Australopithecus। अब ऑस्ट्रेलोपिथेकस का भी मैंने आपको पैर दिखाया था तीसरी एपिसोड में शायद, उसमें भी आप देखेंगे कि वो भी बड़ा मिलता जुलता हमसे, आम बंदे को नहीं नजर आएगा। जो लोग आके कहते हैं ना यार ये जो थ्योरी है, उनको दिखाओ ना ऑस्ट्रेलोपिथेकस का पैर और इंसान का पैर, इनको पता ही नहीं चलेगा, इतनी सिमिलैरिटीज हैं। बट एनीवे, एक्सपर्ट्स को पता चल जाता। जजिंग और फुटप्रिंट के साइज से वो जज कर सकते हैं कि इस जानवर का की हाइट कितनी थी, होमो erectus की जो 1.5 मिलियन, ये ओरिजिनल फोटो है जो साथ आपको नजर आ रही है। इससे क्लियर एविडेंस पता चलता है कि 1.5 मिलियन इयर्स अगो ह्यूमंस हैड फुली डेवलप्ड सेपियंस लाइक रनिंग एंड वॉकिंग एंड दस हंटिंग एबिलिटीज। यानी इससे पता चलता है उन्हें कि भाग भी सकते थे, बिल्कुल होमोस की तरह, ह्यूमंस की तरह, इनमें भागने की ताकत थी, और ये इनका कद 5.5 फुट था। इसी तरह उनको बुचर्ड मीट, यानी मीट को काट कूट के देखा हुआ उन्होंने, और उसके रिमेन्स मिले हैं। कूबी फूरा साइट एक कीनिया में है, जो बताता है कि होमो erectus जो था, ये भी होमो सेपियन नहीं आए, होमो erectus द फर्स्ट अस 1.5 मिलियन इयर्स अगो, वो हंट करके अपना गुजर बसर करता था। थैंक्स टू द Illit, I think, the footprint site, scientists can conclude that Homo erectus were launching coordinated hunting campaign on prey at river banks। आपको पता होगा, जिस तरह आपने देखा होगा ये डॉक्यूमेंट्रीज में भी, कि किस तरह जो शेर और ये जो टॉप प्रेडेटर जो होता है, एपेक्स प्रेडेटर जो होता है, वो वाटरिंग होल के ऊपर कब्जा करके बैठा होता है, जहाँ पे, क्योंकि पानी पीने सबने आना है, बजाय इसके मैं सारे पूरे मोहल्ले में आपका फेरा लगाता रहूं, आपने आना तो इधर ही है ना पानी पीने। तो जब वो पानी पीने आता था, शेर वहां पे घात लगा के बैठा था, पकड़ता है। क्रोकोडाइल्स तो खैर होते ही पानी में। तो उसी तरह होमो erectus कोऑर्डिनेटेड अटैक्स लॉन्च करते थे अराउंड रिवर बैंक्स, वाटरिंग होल वगैरह वगैरह। सेवरल फुटप्रिंट्स जो है ये, और ये इन्हें साइंटिस्ट को इस तरह पता चलता है क्योंकि ड्राई रिवर बेड में फुटप्रिंट्स के फॉसिलाइज हो सकते हैं, वो उनका कास्ट वो जम जाता है फुटप्रिंट, हर दफा नहीं लेकिन बन जाता है, जैसे ये लेफ्ट फोटो में आपको नजर आ रहा है। अब आते हैं जी लैंग्वेज की तरफ, कि बॉडी से हम आए हाथों की तरफ, हाथों के इशारों की तरफ, और फिर आए हम वर्ड्स की तरफ, और वर्ड से आए हम कॉम्प्लेक्स लैंग्वेज की तरफ। बाइपीडलिज्म से हमारे हाथ फ्री हुए, जिसकी वजह से हमारा कल्चर आया, फिर हमारी सेंसेस और कॉग्निशन कॉन्सिक्वेंटली बढ़ती गई, और इट आल्सो गेव अस अ ब्रेन दैट बिकेम केपेबल ऑफ लैंग्वेज। अब ये सारी चीजें जो हो रही थी, जो हमने पहले डिस्कस किया, बाय हाथ के आने से कल्चर आता है, फिर उसकी वजह से फिर आपकी, जैसे मैंने आपको शुरू में बताया कि पाम में आपके ज्यादा
सेंसर्स हैं एज अपोज टू आपकी इंटायर बैक। आपकी बैक इतनी बड़ी है हाथ की निस्बत, लेकिन ये ज्यादा सेंसिटिव है हाथ की पाम जो है, और ये वजह आपको हाथ में पसीने भी कई लोगों के आते हैं वगैरह वगैरह इसके, क्योंकि ये ज्यादा एक्टिव है। तो ये क्योंकि जब फ्री हुआ है आपका हाथ, तो और बड़े काम आपने इससे लेने शुरू कर लिए, और उसकी वजह से ऑब्वियसली आपका ब्रेन ने ही प्रोसेस करना है सारा कुछ। तो ये चीजें जो है सारी लिंक्ड है, और वो वही साइकिल ऑफ रीइंफोर्समेंट की एक चीज बढ़ती है, फिर दूसरी चीज बढ़ती है, फिर उसकी वजह से पहली चीज फिर ज्यादा बढ़ती है, वो फिर दोबारा बढ़ती है वगैरह वगैरह। कोऑर्डिनेटेड हंटिंग रिक्वायर्ड बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ ईच अदर। अब हंटर आपने हथियार बनाने शुरू कर दिया, आपने हंटिंग शुरू कर दिया, अब आपने इशारों से इशारे कर दिए हाँ जी इधर से हमने कोऑर्डिनेट करना है अटैक को। और अगर आप देखेंगे शेर जो है बड़े मजे से कोऑर्डिनेटेड अटैक करते हैं। कुछ शेर उनको भगाते हैं प्रे को एक तरफ, और उधर जो जो मेट्रियार्क होती है, जो लाइनस होती है, जो एक सबसे एक्सपीरियंस होती है, वो वहां पे धात लगा के बैठी थी, तो उसको ड्राइव करते हैं इम्पालास या एंटेलोप्स वगैरह को, उसी तरह ये विल्ड बीस्ट को, और वहां से उसको पकड़ लेते हैं। तो इसके लिए आपको बेटर कम्युनिकेशन चाहिए, आपको बेटर अंडरस्टैंडिंग चाहिए, फिर अगेन इट इम्पैक्ट्स योर कॉग्निशन, सोचने समझने की सलाहियत के ऊपर। तो ये साइकिल ऑफ रीइंफोर्समेंट। तो जैसे आपको पहले बताया था कि इमोशन, अपने नेक्स्ट ऑफ किन की इमोशनल स्टेट के लिए आपका हाथ बड़ा इफेक्टिव है, पिछले एपिसोड में बताया था, और इसीलिए ये एक रूडिमेंटरी फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन भी है। बाकी के जो होमिनिड्स हैं, जैसे चिंपैंजीज हैं, गोरिल्लाज हैं, वो अपने हाथों से ग्रूमिंग का काम लेते हैं। जब वो उससे लोकोमोशन का तो लेते ही हैं, लेकिन उससे ग्रूमिंग का काम लेते हैं, उससे बॉन्ड्स बनते हैं, जो आपको पहले दिखाया था कि 60% टाइम ग्रूमिंग में लगा देते हैं, और जितनी ज्यादा ग्रूमिंग करते हैं उतनी ज्यादा कोहिजन होती है उन जानवरों में आपस की। सिग्नल हैंड जेस्चर्स टू कम्युनिकेट, एंड दिस वाज द डॉन द फर्स्ट सिंबॉलिक लैंग्वेज। ये है सिंबॉलिक लैंग्वेज। आपको शेर नहीं नजर आएगा उसको किसी शेरनी को ऐसे करता हुआ कि इधर आना जरा, तो या आंख मारता हुआ, लेकिन हमें एप्स में, होमिनिड्स में ये बिहेवियर बड़ा कॉमन नजर आता है। आप उनके फेशियल एक्सप्रेशंस, फेस के जो मसल्स हैं वो ज्यादा कॉम्प्लेक्स हैं, सैडनेस को आप देख सकते हैं और वगैरह वगैरह। इवन टुडे अगर हमने किसी के साथ कोई बेसिक पॉइंट क्रॉस कराना हो, तो हम इशारों से बात करते हैं कि मैं मारूंगा तुझे, मुझे तकलीफ हो रही है, हेलो हाय आई लाइक यू, यू नो। ये तो खैर मेरा नहीं ख्याल अफ्रीका में वो लोग इशारे करते थे जो आजकल के बच्चे करते हैं लेकिन समथिंग लाइक दैट। इटालियंस बड़े मशहूर हैं कि वो अपने हैंड जेस्चर से सारी बात करते हैं। हमारा एक दोस्त था, मेरा वो दोस्त अभी भी है, एक्स बेस्ट फ्रेंड, मैं उसे कहता हूँ, वो बेचारे की जब इंग्लिश फंस जाती थी ना, तो वो हाथों के इशारे से कर रहा होता था। तो मैं कहता था आधा तो बोल देता है जुमला, आधा तो हाथ से लिख के दे देता तो एनीवे, अदर होमिनिड्स आर ऑब्जर्व टू यूज देयर हैंड। बाकी जो होमिनिड्स जैसे मैंने आपको बताया, और अपनी बॉडी और वॉइस इन सारों को साइमल्टेनियसली यूज कर रहे होते हैं। उसकी वजह क्या है? अब जाहिर बात है, कम्युनिकेशन जितनी इफेक्टिवली, हम इंसान है, हमसे हमें कितने ऐसे लोग हैं जो इफेक्टिवली कम्युनिकेट नहीं कर पाते, तो उसके लिए अभी आगे जाके बात करेंगे मसल्स की भी। तो ये तो एक ऐसी चीज है, जितनी ज्यादा इंफॉर्मेशन आप क्रॉस कर सके उतना बेहतर है। तो खैर जो होमिनिड्स हैं उनके पास उस तरह के वर्ड्स नहीं है, उनके पास ऐसी लग्जरीज नहीं है, लिप्स का स्ट्रक्चर नहीं है, इस वजह से वो वर्ड्स तो नहीं बना सकते, लेकिन हाथों को, बॉडी को, वॉइस को साइमल्टेनियसली यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई फैमिली मेंबर किसी अप्रोचिंग डेंजर है, कोई चीता भागता हुआ आ रहा है, कोई सांप आ गया नजर, तो इस तरह की चीजों को, और ये भी वजह है कि हम लोग भी सिंबॉलिक लैंग्वेज को ज्यादा यूज करते हैं इन केस ऑफ अ खतरा। कोई ये नहीं कहेगा वो देखो बस आ रही है तो मैं कुचल देगी, हम ये नहीं कहते। बस यानी इशारा करेंगे उसको खतरे की तरफ, सांप हो सांप। तो ये सिंबॉलिक, हमारा जो फर्स्ट रिएक्शन है वो सिंबॉलिक लैंग्वेज की तरफ जाता है। और ये अकॉर्डिंग टू दिस पीपल जिनकी मैं बुक पढ़ रहा हूँ, अकॉर्डिंग टू देम, इट इंडिकेट्स के symbolic language would have evolved first, and again it makes sense as well कि पहले आपकी facial expression से आई है, फिर आपके हाथ आए हैं, फिर words आए हैं, और फिर language आई होगी। Hominids are observed to use facial expressions to express their feelings of love, hate, anger, danger, etc. अब हमें ये नहीं पता कि किस पॉइंट पे articulate language की साउंड जो है वो कब बनती है, और वो कब सेपरेट होती है सिंबॉलिक लैंग्वेज से एक्यूस्टिक वर्बल लैंग्वेज पे।
यानी अभी हम सिंबॉलिक लैंग्वेज से बात कर रहे हैं, फिर हम अपने वर्ड्स ऐसे बनाने लग गए, बेसिक वर्ड्स, हाँ, ना, यानी देखिए ना, हर कल्चर में यस ऐसा ही होता है और नो ऐसा ही होता है तकरीबन। मैं ख्याल आई थिंक फ्रेंच इज समथिंग दैट इज स्लाइटली डिफरेंट, बट एनीवे, लेकिन मोस्टली ऐसा ही होता है, हाँ और ना का इशारा। मुझे याद है एक वो मूवी थी, ब्रेकिंग बैड टीवी सीरीज थी, उसमें वो बुढ़ा जो था वो उसको कहता है, क्या नाम था यार उस लड़के का, जेसी को कहता है, इस तरह करता है, वो कहता है ये क्या है, वो कहता है ये ग्लोबल सिंबल है कि मुझे चाबियां दो, व्हिच इज ट्रू, कि जब आप किसी के सामने ऐसे करते हैं तो जिस पे भी आप बात करोगे आपका ये होता है कि इसके ऊपर रख दो। तो ये सिंबॉलिक चीजें कल्चरली हर जगह पे एक ही तरह गई हैं, ये ऐसे नहीं कि साइमल्टेनियसली इवॉल्व हुई हैं या किसी के दिमाग में आई हैं, इनकी बिगिनिंग्स हैं। With time, acoustic symbols are easier to multiply than hand gestures, as we have only 2 hands and 10 fingers. और जैसे आपको बताया कि acoustic symbol जो words जो हैं, इनका बनाना, इनको complex और diverse करना, it makes sense, क्योंकि आप हाथों से कितने इशारे कर लेंगे, ये कर लेंगे, ये कर लेंगे, ये कर लेंगे, और कितने कर लेंगे। इससे उंगलियां, हमारे पास 2 हाथ है, 10 उंगलियां, और कितना करेंगे। और इसीलिए जो पहले की जो अर्ली लैंग्वेजेस थी, वो जो जैसे हायरोग्लिफिक्स वगैरह में, वो तस्वीरों की लैंग्वेज होती थी। वो अगर उन्होंने शेर होता था तो वो शेर बना देते थे। खैर, गॉट अ बिट मोर कॉम्प्लेक्स देन दैट, लेकिन वो लेटर्स नहीं थे, और लेटर्स को कंबाइन करके वर्ड्स बनाना और फिर उनकी साउंड्स को कॉम्प्लिकेट करना, दैट्स अ टोटली डिफरेंट बॉल गेम। लेकिन एनीवे, शुरू में ये काम नहीं हो रहा था। Communication with hands जो है, Robert Dunbar और Leslie Aiello propose a model according to which Homo ergaster would have already established some sort of verbal communication due to its complex activities such as harvesting, butchering and foraging. अब ये इन्होंने एक मॉडल बनाया, और साइंस में इसी तरह मॉडल्स बनाए जाते हैं और फिर लीनियर प्रोग्रेस देखी जाती है। ऑब्वियसली पीक्स एंड ट्रॉफ्स भी होते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होगा कि पहले कॉम्प्लेक्स लैंग्वेज आ गई और बाद में, जैसे मैंने आपको बताया, छोटी मोटी एक्यूस्टिक आवाजें आई होंगी। ऐसा नहीं हो सकता, पहले एक्यूस्टिक आवाजें आई होंगी फिर कॉम्प्लेक्स वर्ड्स बने होंगे। तो इस तरह का उन्होंने एक मॉडल बनाया, उनके हिसाब से होमो एर्गैस्टर जो है, जो मैंने आपको बताया प्रोपोर्शनली पहला ह्यूमन जिसको माना जाता है हमारी फॉर्म का, वो कॉम्प्लेक्स एक्टिविटीज कर रहा था, हार्वेस्टिंग, बुचरिंग, coordinated attacks, foraging, planning. So it means कि it had some sort of a verbal language evolved. और खैर इस communication को, it will be more like a code than a language as we know, कि having it origins from humble beginnings in the hominids, यानी इसकी humble beginnings है, ये भी बड़ी early stage पे है। अब articulate language का बात है, असल क्वेश्चन ये है, थैंक्स टू मॉडर्न जेनेटिक्स, ये प्रॉब्लम एक्चुअली मॉडर्न जेनेटिक्स के थ्रू सेव हो सकती है, क्योंकि फॉसिल्स में तो आप लोग ये कहते हैं ना, यार ये क्या सब क्याफा लगा रहे हैं, कैसा राजा जैसे लोग जिनको खुद समझ नहीं होती, तो वो कहते हैं हाँ भाई, मैं, ये कौन लोग है भाई, मैं अब रॉबर्ट डनबार और लेस्ली आयोलो की बात मानूं या कैसा राजा की सुनूं, ये डॉक्टर जाकिर नायक की, इट्स जस्ट अ थ्योरी, सॉरी, कांट डू दैट, आई एम सॉरी, I have far too much respect for these people who, spend a lot of time. अच्छा, अब एक क्रोमोसोम 7 के अंदर एक जीन है जिसका नाम है मशहूर जमाना FOXP2 जीन। अब इसी तरह की डिफरेंट वर्जन ऑफ जीन इज आल्सो प्रेजेंट इन चिंपैंजीज, यानी यही जीन है लेकिन इसका डिफरेंट वर्जन है चिंपैंजीज में। लेकिन निएंडरथॉल्स कैरी द सेम FOXP2 जीन्स एज अस, यानी निएंडरथॉल्स और हम में, जब पहले भाई आया था, निएंडरथॉल और हम में इतनी मुमासलियत क्यों, इसीलिए है बिकॉज वी हैव अ कॉमन एंसेस्टर। होमो हाइडेलबर्जेंसिस जो है, जो कॉमन एंसेस्टर है, जो 6 लाख साल पहले था, यही माना जाता है कि निएंडरथॉल्स और होमो सेपियंस जो है होमो हाइडेलबर्जेंसिस से आए हैं। ये जीन हमें उधर से ही कैरी करके आई है, क्योंकि अगर हाइडेलबर्जेंसिस में ये जीन ना होती तो हम में और निएंडरथॉल्स में डिफरेंट वर्जन होने थे, क्योंकि उन्होंने अपने तौर पे इवॉल्व करना था। इसलिए चूंकि हम दोनों में FOXP2 जीन बिल्कुल वैसी है, इट मींस होमो हाइडेलबर्जेंसिस में भी ये जीन है, और ये वो जीन है जिसको क्रेडिट किया जाता है विद स्पीकिंग। अब क्वेश्चन ये आता है कि क्या ये जीन होमो एर्गेस्टर में भी थी 1.5 मिलियन ईयर्स अगो? अब ये इम्पॉसिबल टू फाइंड आउट है, क्योंकि इतना पीछे जेनेटिक रिकॉर्ड नहीं मिल सकता। तो फिर वो देखते हैं फोनेटरी सिस्टम क्या है, यानी कोई सिस्टम देखते हैं कि कोई आवाजों वाला क्या सिस्टम है, कोई हमें, अब इसमें भी एक प्रॉब्लम है
ये जो हायोइड बोन है, ये मेरा ख्याल मैंने अगली स्लाइड में शायद रखा हुआ है, ये है हायोइड बोन। ये इंडिपेंडेंटली वेरीफाई, ये इंडिपेंडेंटली सर्वाइव नहीं करती। इट इज़ ऑल ये आपके मसल्स के साथ ही जॉइंट होती है, किसी बोन के साथ, तो ये सर्वाइव ज़्यादा देर नहीं कर पाती। तो ये भी एक प्रॉब्लम है कि निएंडरथॉल का 60,000 साल पुराना हायोइड बोन तो मिल गया किबारा केव में, लेकिन इससे पहले का हायोइड बोन जो है कि मिलियन साल से ज़्यादा, 10 लाख साल से पुराना, उसका मिलना तकरीबन आउट ऑफ क्वेश्चन है। तो अब हमारे पास एक ही चीज़ बचती है फ़ॉनेटरी सिस्टम को देखने के लिए। वो ये है कि अर्ली होमो जो ऑब्जर्विंग, उनके हम देखेंगे कि उनके लैरिंक्स की पोज़ीशन क्या है। लैरिंक्स जिसमें से ये की आवाज़ निकलती है। ये साँस की नाली, इसको नहीं, साँस की नाली तो ना, आवाज़ की नाली कहेंगे इसको। साँस, आवाज़, सेम pharynx and larynx. अच्छा, फॉर एग्जांपल होमो हैबिलिस में अनलाइक होमिनिड्स हैड एन elongated neck, जैसा आपको बताया था पहले कि गोरिल्लास और चिंपैंजीज की जो नेक होती है वो इस तरह की लंबी गर्दन नहीं होती। इट्स नॉट एन elongated neck. elongated neck का मतलब क्या होता है कि आपका लैरिंक्स भी है अलग से। और होमो हैबिलिस का हमने देखा, साइंटिस्ट ने देखा कि उनका लैरिंक्स बिल्कुल हमसे मिलता जुलता है, लेकिन उसकी जो वोकल ओरल कैविटी है, ये वाली ओरल कैविटी जहां से ये पूरी जो आवाज जहां से निकलनी है, वो हमसे स्मॉलर है। जिसका मतलब ये बनता है कि उसकी टंग की और लिप्स की जो मूवमेंट है वो बड़ी लिमिटेड है कंपेयर टू अस, ऑफ कोर्स। तो इससे पता चलता है कि जर्नी तो शुरू हो चुका हुआ था, लेकिन इतना एडवांस्ड नहीं था होमो एर्गेस्ट्रिक स्टेज पे। अब ये जो हम जितनी बात करते हैं, हमारी लिप्स की बड़ी जरूरत होती है, ऑब्वियसली जबान की बड़ी जरूरत होती है। तभी तो अगर जबान काट दे तो कह दे थथा हो गया बंदा। तो जबान की जरूरत है, और ये आपकी ओरल कैविटी, इसमें से आवाज निकलती है, उसमें डाइवर्सिटी आती है वगैरह वगैरह। तो ये इसका होना जरूरी है, बट वी कैन सी कि उसकी नेक भी इलोंगेटेड है, लैरिंक्स भी है, वो उसकी ओरल कैविटी थोड़ी सी डिफरेंट है, लेकिन वो मिलती जुलती है। अब ये कि होमो हैबिलिस हैड वी हैड एडवांस फोनेटरी सिस्टम एंड इन प्रायर होमिनिन्स टू, होमिनिन्स से मुराद ऑस्ट्रेलोपिथेकस और आर्डिपिथेकस। इसका मतलब ये है कि ये ज़ाहिर बात है एकदम से जंप मार के तो नहीं आ गए होमो एर्गेस्टर तक 1.5 मिलियन। उससे पहले अगर हम जाएंगे ऑस्ट्रेलोपिथेकस के पास वो 2.5 मिलियन ईयर्स है। तो इसका मतलब ये काम आहिस्ता आहिस्ता चल रहा था, और इतनी एडवांस स्टेज तक अगर होमो एर्गेस्टर तक पहुंच गया था तो उससे पहले भी होगा। दिस एक्सप्लेन्स कि होमिनिन्स लाइक ऑस्ट्रेलोपिथेकस वर एडवांस हंटर्स हैड कल्चर एंड वर मेकिंग टूल्स, जैसा कि लोमैक्वियन टूल्स आपको दिखाए थे सेकंड एपिसोड में, अप टू 3.5 मिलियन ईयर्स, आई थिंक 3.3 यहाँ पे लिखा हुआ, आई थिंक बस अप टू 3.5 मिलियन ईयर्स अगो। वेल यही रेंज है, 3.5 टू 3.3 मिलियन ईयर्स अगो। इसका मतलब जो वो टूल्स बना रहे थे तो उनके पास भी लैंग्वेज होगी, वरना एक बांदर जो है, अगर उसके पास लैंग्वेज नहीं है या रूडिमेंट्री किस्म की लैंग्वेज नहीं है, तो वो क्राफ्टेड टूल्स बनाना एक मुश्किल काम है, क्योंकि इसमें एक बहुत बड़ी चीज ये है कि उसमें आपको अपना जो टैलेंट है, यू हैव टू पास इट डाउन टू द नेक्स्ट जनरेशन। आपने अगली जनरेशन को बताना है, तो अगली जनरेशन को फिर आपने उसको दिखाना है, जैसे भी आपने बात करनी। तो लोमैक्वियन टूल्स तो कंफर्म्ड बात है कि ये होमो जीनस के आने से पहले के हैं, यानी ऑस्ट्रेलोपिथेकस के जमाने के हैं, जो कि होमो भी नहीं था, लूसी के जमाने के हैं। सो दैट्स इससे पता चलता है कि लैंग्वेज पहले से ही चलती चली आ रही थी, लेकिन वो articulate, therefore some form of articulate language would have emerged somewhere between Ardipithecus and Australopithecus। तो यहां से वो अंदाजा लगा रहे हैं कि जो उससे भी पहले अगर हम चले जाए Ardipithecus, जिसका थंब भी, पैर का थंब अपोजेबल है जो दरख्त को पकड़ने के लिए, वो तो पूरा 100% बाइपीडल भी नहीं है आर्टिपिथिकस। तो कहते हैं कि शायद इसके दरमियान कहीं पे ये काम शुरू हुआ होगा। लेकिन साइंटिस्ट कैन सी कि इंक्रीजिंग सेरिब्रल एसिमेट्री अक्रॉस होमो स्कल्स एंड इट बिकम्स मोर प्रोनाउंस्ड इन सेपियंस। अब ये मेरा ख्याल अगली में मैंने आपको दिखाया, इसमें ये सेरिब्रल एसिमेट्री है। जब ये एमआरआई स्कैन करते हैं स्कल्स का, तो उन्हें पता चलता है कि जैसे जैसे होमो स्पीशीज ज्यादा आगे जाती जा रही है, तो जो एसिमेट्री है, यानी इसका बराबर का ना होना, दिमाग के जो कंटेंट है इनका बराबर का ना होना जो है, वो ज्यादा बढ़ता जा रहा है। जैसे ये फॉर एग्जांपल है कि आप इसकी यहाँ की विड्थ देखें, यहाँ पे ज्यादा है, यहाँ पे कम है, यहाँ पे ये ब्रेन थोड़ा पीछे है, और यहीं पे इसकी शेप भी आप यहाँ से भी देखें कि ये दिमाग ऊपर की तरफ ज्यादा है, नीचे की तरफ ज्यादा है। तो ये
दिमाग बिल्कुल मिरर कॉपी नहीं है और इसलिए राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड, जो राइट हेमिस्फीयर और लेफ्ट हेमिस्फीयर होता है, ये डिफरेंट होता है। तो ये जो एसिमेट्री है, ये वक्त के साथ-साथ बढ़ती जा रही है होमो स्कल्स में एंड बिकम्स मोर प्रोनाउंस्ड इन सेपियन। और हमारे अंदर, होमो सेपियंस के अंदर, ये एसिमेट्री सबसे ज्यादा। अब इसकी क्या अहमियत है? ब्रोकाज रीजन, एक दिमाग में एक रीजन होता है जिसका नाम पॉल ब्रोका, एक साइंटिस्ट था 19वीं सदी का, उसके नाम पे रखा गया कि ये वो एरिया है जिसको स्पीच से एसोसिएट किया जाता है, ब्रोका के रीजन को। द प्रेजेंस ऑफ ब्रोकाज रीजन इन होमो हैबिलिस लोकेटेड इन लेफ्ट फ्रंटल लोब ऑफ सेरिब्रल कोर्टेक्स। अब ये सजेस्ट करता है कि some sort of articulate language would have appeared by Homo habilis time, यानी 2 मिलियन साल पहले, यानी 20 लाख साल पहले किसी किस्म की आर्टिकुलेट लैंग्वेज आ चुकी थी। आर्टिकुलेट लैंग्वेज का मतलब ये है कि आप ना कॉम्प्लेक्स इशू को वर्ड्स में डिस्क्राइब कर सके, ये है आर्टिकुलेट का मतलब। रूडिमेंट्री का मतलब ये है कि सिर्फ इशारों के नातों में बात करना, या हाँ या ना में बात करना, लेकिन सेंटेंस ना फॉर्म कर पाना। तो ये भी खैर सेंटेंस नहीं, आर्टिकुलेट का मतलब ये कि अब ये नहीं कि कह रहा कि कोई वहां पर किताबें लिख रहा था और रस्तू बन के बैठ गया था। दैट्स नॉट व्हाट इट मीन्स। इसका मतलब ये है कि ये कहा जा सकता है कि मैं इधर से आऊंगा और आप उधर से आना, समथिंग लाइक दैट। बेसिक लेवल की लैंग्वेज, लेकिन इसको हम आर्टिकुलेट ही कहेंगे। लेकिन अब 100% ये नहीं कहा जा सकता कि, और ऑब्वियसली इसमें भी आहिस्ता आहिस्ता एवोल्यूशन होती है, प्रोटो लैंग्वेज और फिर लैंग्वेज है। वी आर नॉट 100% श्योर कि प्रोटो लैंग्वेज बिटवीन आर्डिपिथेकस और ऑस्ट्रेलोपिथेकस का तो हमें 100% नहीं पता, लेकिन ये हमें सर्टेन है कि 20 लाख साल पहले होमोस वर एबल टू हंट, कम्युनिकेट एंड कॉन्कर द वर्ल्ड। तो ये लैंग्वेज का इस वक्त जो माना जाता है वो ये कि 20 लाख साल पहले तक आर्टिकुलेट लैंग्वेज आना शुरू हो चुकी हुई थी। तो इसमें भी जो हमने शुरू में जो एक बात की थी, क्वेश्चन किया था कि कब इंसान बनता है। पहले हम कहते थे क्या 2 पैरों पे खड़े होने वाला इंसान होता? नहीं, वो तो और भी होमोस बहुत हैं और उनका नाम इसलिए होमो भी है। अच्छा जी, क्योंकि मुसलमान बड़ा शौक से फ़ख्र से कहते होते हैं ना, इंसान कब इंसान बनता है? भई वो तो इंसान बांदर भी आया, वो भी पोटी, पेशाब, बच्चे पैदा किए, खत्म, बस फिर इंसान कैसा हुआ? तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं जो इंसान की डेफिनिशन भी, और ये इंसान की डेफिनिशन पूरी नहीं हो पाती। और हमने इसमें शुरू में डिस्कस किया था कि क्या लैंग्वेज हमें सेपरेट करती है? लैंग्वेज भी पहले आ गई भी है, होमो एरगैस्टर के पास अगर आ गई है तो फिर हम में क्या है? होमो एरगैस्टर और होमो सेपियन में क्या यही फ़र्क है कि हम थोड़े ज़्यादा कॉम्प्लेक्स बात कर सकते हैं, वो भी कर सकते हैं। क्या टूल्स बनाना है? वो तो ऑस्ट्रेलोपिथेकस भी टूल्स बनाता था। तो क्या बाल ना होना है? वो तो बाल भी बड़े पहले खत्म हो गए हमारे। तो ये सारी चीज़ें जो है, इंसान की डेफिनिशन जो है ना, ये बड़ी मुश्किल होती जाती है। उसी तरह जिस तरह लाइफ़ को डिफाइन करना भी बड़ा मुश्किल होता जाता है। तो एनीवे, these are जबरदस्त जबरदस्त हारिस, बहुत अच्छी आपने प्रेजेंटेशन दी। और आप देखें, एक ये इतना आपने जबरदस्त मॉडल पूरा एक्सप्लेन किया, सारा लैंग्वेजेस हाउ दे इवॉल्व्ड एंड ऑल। मेरे इस नेक काम को जारी रखने के लिए मुझे पेपैल या पेट्रियन पे ज़रूर सपोर्ट कीजिए ताकि मैं अपना पैगाम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचा सकूं।